Bismillahirrahmanirrahim. In this video I am going to cover part 3 of prodrug, that is application of prodrug. इसमें जो है ना मैं डिटेल के साथ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूँगी कि आखिर हम प्रोड्रग बना ही क्यों रहे हैं, प्रोड्रग का यूज़ क्या है और प्रोड्रग की ज़रूरत क्या है, प्रोड्रग को बनाने की नीड क्या है। ठीक है, तो इसको जो है ना वो एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एप्लीकेशंस को इनलिस्ट करूँगी। इनलिस्ट करने के बाद जो है ना वो एक एक एप्लीकेशन को मैं जो है ना एक एक एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझाऊंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोड्रग हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ड्रग का टेस्ट जो है ना वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए भी हम प्रोड्रग बनाते हैं। फ़िलहाल मैं इनको इनलिस्ट कर रही हूँ, फिर आपको जो है ना वो एक एक एप्लीकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट मैं अलग अलग से कवर करवाऊँगी। ठीक है, तो प्रोड्रग जो है ना वो बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी प्रोड्रग बनाई जाती है। स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोड्रग बनाई जाती है। उसके अलावा टॉक्सिसिटी को डिक्रीज़ अगर हमें करना हो या एडीआरस को कम करना हो तो हम जो है वो प्रोड्रग बनाएंगे। उसके अलावा साइट स्पेसिफिसिटी, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो ड्रग बना रहे हैं वो डायरेक्टली अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाकर पहुँचे। ठीक है, तो इस केस में भी हम प्रोड्रग बना देंगे। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोड्रग बनाई जाती है। फार्माकोकाइनेटिक अगर हम अल्टर करना चाहते हैं तो हम प्रोड्रग बना देंगे। ठीक है, अब इनको जो है ना वो एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोड्रग हम टेस्ट को इम्प्रूव, अगर कोई ऐसी ड्रग है, ठीक है, अब गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट टेस्ट है, तो अनप्लेजेंट टेस्ट होने की वजह से पेशेंट जो है वो ड्रग नहीं लेगा। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट ड्रग ले, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उस ड्रग का टेस्ट जो है ना वो इम्प्रूव करेंगे। और टेस्ट हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? टेस्ट हम इस तरह से इम्प्रूव करेंगे कि जो ड्रग है ना उस ड्रग की हम प्रो ड्रग बना देंगे। ठीक है, प्रो ड्रग फॉर्म बना देंगे। सही है, अब एक ड्रग है फॉर सपोज, अब आप सपोज करें कि एक ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा बिटर है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसकी एसिडिटी है। अब बिटरनेस होने की वजह से पेशेंट ड्रग नहीं लेगा। एसिडिटी होने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट की जो है ना वो माउथ, थ्रोट और जीआईटी ट्रैक्ट जो है उस पर इरिटेशन होगी। और उस एसिडिटी की वजह से, उस इरिटेशन की वजह से पेशेंट जो है ना वो एक बार तो डोज ले लेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो डोज नहीं लेगा ड्रग का। ठीक है, और जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ड्रग है वो बहुत ज़्यादा वो कॉस्टिसिटी उसकी है, यानी उसकी बर्निंग सेंसेशन है। जब वो ओरली हम ड्रग देंगे तो वो बहुत ज़्यादा बर्निंग उसकी सेंसेशन होगी। तो इन सब की वजह से जो है ना वो पेशेंट कंप्लाइंस आ जाएंगे, और जो मेडिसिन है वो जो है ना हमारी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमारी इन चीज़ों को हम ओवरकम करें। ठीक है, हमारी मेडिसिन तो बन गई है, बट ये वाली उसमें चीज़ें आ रही हैं, तो हम चाहते हैं ये वाली चीज़ों को हम ओवरकम करें। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस ड्रग का जो है ना वो प्रो ड्रग फॉर्म हम उस ड्रग की बना देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें होती क्यों हैं? ठीक है, ये तब होती हैं जब ड्रग जो है वो सलाइवा में सोल्यूबल होगी। ठीक है, अगर हमारी ड्रग एक्टिव होगी और वो जैसे ही हम ओरली देंगे तो वो माउथ में ही सोल्यूबल हो, माउथ की सलाइवा में वो सोल्यूबल होने लग जाएगी। या तो वो क्या है कि माउथ के जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के साथ उसकी एफिनिटी होगी, जिसकी वजह से रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर वो जो है ना वो बिटरनेस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को कम करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं, तो प्रोड्रग ऐसी बनाएंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी सलाइवा में कम हो और उसकी एफिनिटी ऑफ ड्रग टूवर्ड रिसेप्टर वो भी डिक्रीज़ हो, वो भी कम हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बिटरनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बिटरनेस जो ड्रग की थी ना वो कोई बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोड्रग बनाकर हम बिटरनेस को मास्क कर सकते हैं, एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं, कॉस्टिसिटी को ख़त्म कर सकते हैं। क्यों ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि हमने प्रोड्रग ऐसी बना दी है जिसकी सॉल्युबिलिटी सलाइवा में हमने कम कर दी है, रिसेप्टर की तरफ उसकी एफिनिटी है ही नहीं, तो माउथ में वो ये इफ़ेक्ट से दिखा ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने इनएक्टिव प्रोड्रग बना दी। और अब पेशेंट जो है ना उस प्रोड्रग को इजीली ले सकता है।
अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर है और अनप्लेजेंट टेस्ट है, तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है। और जब हम उनकी प्रो ड्रग बनाएंगे तो उनका टेस्ट जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रग्स देख लेते हैं। फॉर सपोज क्लोराम्फेनिकोल है, इसका बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। क्लिंडामाइसिन का भी, सल्फिसोक्साजोल का भी और इरिथ्रोमाइसिन का भी। अब ये वाली जो ड्रग्स हैं इनका बहुत अनप्लेजेंट सा टेस्ट होता है और उसका अनप्लेजेंट टेस्ट होने की वजह से जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में हम ये ड्रग नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे, उनके इनएक्टिव फॉर्म बना देंगे, उनकी प्रो ड्रग्स बना देंगे। इनएक्टिव फॉर्म बनाने की वजह से उसका क्योंकि वो इनएक्टिव होगा ना, और जो चीज़ इनएक्टिव होगी उसका टेस्ट भी जो है ना वो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लोराम्फेनिकोल का हम पाल्मिटेट ईस्टर फॉर्म बना देंगे, क्लोराम्फेनिकोल पाल्मिटेट ईस्टर फॉर्म हम उसका बना देंगे। क्लिंडामाइसिन का अभी हम पाल्मिटेट ईस्टर फॉर्म बना देंगे। अब ये वाली प्रो ड्रग्स हैं, ये वाली एक्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है। ये इसका सिर्फ फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि ईस्टर फॉर्म बनाएंगे या माइट फॉर्म बनाएंगे, तो ये फॉर्म लिखा हुआ है। तो क्लोराम्फेनिकोल का जो प्रो ड्रग हम बनाएंगे ना, पाल्मिटेट ईस्टर फॉर्म वाली बनाए देंगे। कि क्लिंडामाइसिन की भी पाल्मिटेट ईस्टर वाली प्रो ड्रग बना देंगे। सल्फिसोक्साजोल की भी हम एसिटाइल ईस्टर, और इसका जो प्रो ड्रग का फॉर्म बनाएंगे ना हम, वो एसिटाइल ईस्टर प्रो ड्रग हम इसकी बनाएंगे। इरिथ्रोमाइसिन की प्रो ड्रग हम ईस्टोलेट बना देंगे, ठीक है। अब ये वाली जो प्रो ड्रग्स बन जाएंगी उनका टेस्ट जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं प्रो ड्रग की। प्रो ड्रग हम इसलिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि फॉर सपोज़ हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जिसका ऑर्डर जो है ना वो बिल्कुल अनप्लेजेंट सा ऑर्डर है, और जो है ना हमारे पेशेंट को वो पसंद ही नहीं आ रहा ऑर्डर, ठीक है। और सिंपली ऑर्डर को अगर मैं कहूँ कि स्मेल, उसकी कोई ऐसी अजीब सी स्मेल है जिसकी वजह से जो है ना वो पेशेंट कंप्लेंट्स आ सकते हैं और पेशेंट जो है ना वो ड्रग लेने से इनकार कर सकता है, ठीक है। अब ऑर्डर जो है, जो स्मेल है, ऑर्डर है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है वेपर प्रेशर पे, ठीक है। वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती है। अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसका जो है ना वो ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा उसका, ठीक है। अब इसके यहाँ पे एक बात की एडिशन करूँ कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपको रिलेशन बताती हूँ कि अगर वेपर प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। और अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये मतलब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो वाली ड्रग्स जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा, ठीक है। और वो वाली ड्रग्स जिनका वेपर प्रेशर कम होगा उनका ऑर्डर भी कम होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर सपोज मरकेप्टेन, ठीक है। इथाइल मरकेप्टेन है ये असल में। इथाइल मरकेप्टेन जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा फॉल स्मेलिंग होती है। फॉल स्मेलिंग का मतलब कि अनप्लेजेंट सी नोजिएटिंग स्मेल होती है। नोजिएटिंग स्मेल मतलब उससे नोजिया हो सकता है, ऐसी अजीब सी स्मेल होती है। और ये इथाइल मरकेप्टेन जो है, इथाइल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैं इसको मिस कर गई हूँ लिखना। तो इथाइल मरकेप्टेन जो है वो हम लेप्रोसी की डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी फॉल स्मेलिंग होने की वजह से इथाइल मरकेप्टेन का जो है ना हम फेलेट ईस्टर बना देंगे, ठीक है। फेलेट ईस्टर प्रो ड्रग हम इसकी बना देंगे। तो जब इथाइल मरकेप्टेन में हम फेलेट ईस्टर ऐड करेंगे तो इसका पूरा नाम ये आ जाएगा थायोसोफेलेट, ठीक है। अब ये जो है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है दैट मीन्स इसका वेपर प्रेशर कम है, और अगर इसका वेपर प्रेशर कम है तो ये जो है ना ऑर्डर लेस होगी और इसकी कोई भी जो है ना वो स्मेल हमें नहीं आएगी। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट में हैं, ठीक है। तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो ऑर्डर लेस हो जाती है ड्रग। तो अगर वेपर प्रेशर कम है
है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी ड्रग है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो बिल्कुल ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना समझने वाली है, इसको आप सही से समझिएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो इसको फिर से वीडियो को देखिएगा। अच्छा, अब अगर हम अब एक दूसरी एप्लीकेशन है प्रोड्रग की। अगर हम बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, काफ़ी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी हो, मतलब कि वो है, अगर ड्रग हमने दी है ना, वो हम चाहते हैं कि वो तक एटलीस्ट वो 90% या 80% या 100% ब्लड स्ट्रीम में पहुँचे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जो है ना, इसके साथ साइड चेन में अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। अब देखें, अमाइनो ग्रुप जो है ना वो पोलर ग्रुप होता है। पोलर ग्रुप होने की वजह से मेम्ब्रेन्स को जो है ना वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, और अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो एब्जॉर्ब कैसे होगा, ठीक है। तो एम्पिसिलिन में अमाइनो ग्रुप की साइड चेन होने की वजह से एम्पिसिलिन की लाइपोफिलिसिटी जो है ना वो कम होती है, यानी कि ये 30 to 40% एब्जॉर्ब हो सकता है। लाइपोफिलिसिटी होनी ज़रूरी है क्योंकि लिपिडिक मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, तो ये पोलर ग्रुप हाइड्रोफिलिक ग्रुप होने की वजह से एम्पिसिलिन जो है सिर्फ 30 to 40% एब्जॉर्ब हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इस एम्पिसिलिन को और ज़्यादा जो है ना वो लिपिड इन नेचर बना देंगे। तो लिपिड इन नेचर इसको और ज़्यादा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एस्ट्रिफिकेशन कर देंगे। इस एस्ट्रिफिकेशन यानी एम्पिसिलिन का हम ईस्टर फॉर्म बना देंगे, और वो ईस्टर फॉर्म जो है ना वो लिपोफिलिक ज़्यादा होगा। तो अब एस्ट्रिफिकेशन, एम्पिसिलिन के एस्ट्रिफिकेशन करने की वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो उसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होगा। अगर वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है दैट मीन्स इसकी बायो अवेलेबिलिटी ग्रेटर है, राइट। तो इस तरह से इन्हांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी हम कर सकते हैं प्रोड्रग बनाकर। अब हम एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं प्रोड्रग की। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेडिसिन, हमारी ड्रग जो है वो जीआईटी में स्टेबल हो, ठीक है, इसकी अगर मेडिसिन की स्टेबिलिटी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और अगर हम उसकी सॉल्युबिलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम उसकी प्रोड्रग बना देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोड्रग की एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर अनस्टेबल हो जीआईटी में, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एजासाइटिडीन। एजासाइटिडीन जो है ना वो कैंसर में यूज़ की जाती है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है। अब ये है क्या है कि जब एसिडिक पीएच, जब हम ये जीआईटी में जब जाती है, ठीक है, और वहाँ पे एसिडिक पीएच होता है, तो एसिडिक पीएच में ये जो है ना वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, ये अनस्टेबल हो जाती है। तो एजासाइटिडीन जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में हम नहीं दे सकते क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे डिग्रेड हो रही है, हाइड्रोलाइज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एजासाइटिडीन का जो है वो एजासाइटिडीन का इनएक्टिव फॉर्म बना देंगे, इसका प्रोड्रग फॉर्म बना देंगे जो कि है बाइसल्फाइड फॉर्म हम इसका बना देंगे, जो कि ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। इवन इन एसिडिक पीएच पे भी वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये एक ड्रग की एप्लीकेशन थी, ठीक है। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी इम्प्रूव करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए भी हम जो है वो प्रोड्रग बना देंगे। अब ये वाली चीज़ जो है ना आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। अब पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक फार्मूलेशन हम बनाने जा रहे हैं और उसमें हमारी ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग है, ठीक है। क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है तो इसका मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो हाइड्रोक्सियल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोक्सियल फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है वाटर के साथ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको शायद ये मुश्किल लगे, ठीक है। तो पेरेंटल ऑप्थेल्मिक फार्मूलेशन बनाने जा रहे हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक ड्रग है हमारी, हाइड्रोफिलिक ड्रग में हाइड्रोक्सियल ग्रुप अटैच है। अब हम चाहते हैं कि इस हाइड्रोफिलिक ड्रग को हम और ज़्यादा इसको हम हाइड्रोफिलिक बनाएं। ये हाइड्रोफिलिक है बट हम इसको और ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बनाना चाहते हैं, मोर हाइड्रोफिलिक बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मोर हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
उसकी एस्ट्रिफिकेशन कर देंगे। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे एस्ट्रिफिकेशन करने के बाद ड्रग जो है वो तो ज़्यादा लिपोफिलिक हो जाती है, क्योंकि पहले मैंने आपको यही बायो अवेलेबिलिटी में बताया है। बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप सही से सुने। देखिए एस्ट्रिफिकेशन जब हम करेंगे तो वहाँ पे हम जो है हाफ ईस्टर के साथ एस्ट्रिफिकेशन करेंगे। हाफ ईस्टर के साथ एस्ट्रिफिकेशन करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखिए हम एस्ट्रिफिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एस्ट्रिफिकेशन करने के लिए हमें एसिड चाहिए होता है और अल्कोहल चाहिए होता है, ठीक है। एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। अब देखें यहाँ पर हम अब एस्ट्रिफिकेशन करने के लिए इस ड्रग की एस्ट्रिफिकेशन करने के लिए हमें एसिड और अल्कोहल दोनों चाहिए। अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, जो कि ऑलरेडी इस ड्रग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम एस्ट्रिफिकेशन का मतलब है ईस्टर बनाना, तो अब हमें और क्या चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हमारे पास ऑलरेडी ड्रग में है, अब हमें एसिड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो एसिड लेंगे जिसके पास दो एसिडिक ग्रुप्स हों, यानी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ठीक है। फॉर सपोज जो ग्लूटारेट है और जो फेलेट है, इन दोनों को फिलहाल हेमिंग को आप छोड़ दें। जो ग्लूटारेट है और जो फेलेट है, ये जो एसिड है ना, इनके पास दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुने कि दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो ईस्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन एसिड्स के पास दो एसिडिक ग्रुप्स है ना, दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम इन दो के जब हम ईस्टर बनाएंगे ना, तो हाफ ईस्टर बनाएंगे, यानी इसके दोनों हम एसिड ग्रुप नहीं यूज़ करेंगे, इसका सिर्फ एक एसिड ग्रुप यूज़ करेंगे, यानी हेमीग्लूटारेट हम यूज़ करेंगे। हेमीग्लूटारेट मतलब उसका हाफ एसिड हम यूज़ कर रहे हैं एस्ट्रिफिकेशन करने के लिए, और हेमीफेलेट का भी मतलब हाफ हम एसिड वाला ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक COOH और इसका एक COOH, ठीक है। ये जो है इसका एक जो है ना वो अल्कोहल के साथ मिल जाएगा, या तो हम हेमीग्लूटारेट यूज़ करेंगे या तो हम हेमीफेलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी एक एसिड यूज़ कर लेंगे, कोई भी एक इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। तो बट इन दोनों के पास जो है ना वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो प्रेजेंट है, तो दो प्रेजेंट है। एक को हम अल्कोहल के इस ड्रग के अल्कोहल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ईस्टर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ईस्टर बन जाएगा, बट स्टिल इसके पास क्योंकि इसके पास दो है ना, एक इसका बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा एसिडिक ग्रुप है, उस दूसरे एसिडिक ग्रुप को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ या अमाइन के साथ, ताकि हम साल्ट बना पाएँ। अब एक ही ड्रग में, एक ही कंपाउंड में यहाँ पर ईस्टर बनेगा, क्योंकि एसिड यूज़ करने से एक साइड पे ईस्टर बनेगा, दूसरी साइड पे साल्ट बनेगा, इन सोडियम पोटेशियम अमाइन के साथ रिएक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ईस्टर और साल्ट दोनों बनेंगे। अब ये जो हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग थी ना, अब ये हाइड्रोफिलिक वो और ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बन जाएगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर साल्ट है। अब इस साल्ट की वजह से ये और ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बन जाएगी, ठीक है। अब ये ड्रग जो है हमारी वो साल्ट और ईस्टर हाइड्रोफिलिक ड्रग है, ठीक है। तो ये मोर सोल्यूबल ड्रग बन जाएगी। तो इस तरह से हम सोल्यूबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं एस्ट्रिफिकेशन करके। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर जो है ना वो सही से आपको समझाने की कोशिश की है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें टोकोफिनोल्स जो है ना, टोकोफिनोल जो है इसका हम क्या करेंगे, इसकी अगर हम ये पेरेंट ड्रग जो है, इसकी अगर हम सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका ईस्टर साल्ट वाला फॉर्म बना देंगे, ठीक है। टोकोफिनोल का हम सोडियम सक्सीनेट ईस्टर बना देंगे। अब वो वाली ये जो है ना वो इनएक्टिव प्रोड्रग बन जाएगी, और इसकी हाइड्रोफिलिसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये थी कि किस तरह से हम प्रोड्रग बनाकर सोल्यूबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं।
अब हम एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं प्रोड्रग की, कि प्रोड्रग किस तरह से टॉक्सिसिटी और एडीआर को डिक्रीज़ कर सकती है। फॉर सपोज कोई ऐसी ड्रग है जिसमें जो है जिसकी टॉक्सिसिटी और एडीआर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम उस ड्रग का क्या करेंगे, उस ड्रग का हम क्या सिंपली कर देंगे, उसकी प्रोड्रग बना देंगे, ठीक है। फॉर सपोज कोई ड्रग है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और यहाँ उसके साथ कोई फिनोल लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है, फिनोल भी लगा हुआ है। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो टॉक्सिक होते हैं। तो इन फंक्शनल ग्रुप के, क्योंकि ये अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से एडीआर्स होंगे और टॉक्सिसिटी होगी। तो हम क्या करेंगे, जिस ड्रग में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे उस ड्रग में हम जो है ना उसका ईस्टर प्रोड्रग बना देंगे, ठीक है। फॉर सपोज देखें एसिड एनसेड है। अब एसिडिक एनसेड अगर हो तो इसमें एसिडिक ग्रुप अटैच होता है, तो एसिडिक एनसेड जो है वो क्या करवाते हैं, वो उनका एक एडीआर होता है कि वो अल्सर काज करवा सकते हैं एनसेड, ठीक है। तो हम अगर चाहते हैं कि उनका ये एडीआर हम ख़त्म करें तो हम क्या करेंगे, एसिडिक एनसेड का हम ईस्टर प्रोड्रग बना देंगे, क्योंकि उसमें एसिड ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। एसिड और फिनोल ग्रुप उसमें, एसिड और फिनोल ग्रुप की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसकी ईस्टर प्रोड्रग बना देंगे और उसकी कोई भी अल्सीरोजेनिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से प्रोड्रग बनाने से टॉक्सिसिटी और एडीआर डिक्रीज़ हो रहे हैं। एक बात याद रखें कि ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल से हम जो ड्रग बनाएंगे ना ईस्टर फॉर्म में, वो ईस्टर वाली हमारी प्रो ड्रग होगी, ठीक है। वो हमारी एक्टिव ड्रग नहीं होगी, इनएक्टिव ईस्टर ड्रग बनेगी, ठीक है। तो एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं अब ये जो एप्लीकेशन है ना, साइट स्पेसिफिसिटी प्रो ड्रग की हेल्प से हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझना है ताकि आपको ये सही से समझ आए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इंक्रीज्ड साइट स्पेसिफिसिटी प्रो ड्रग की एक और एप्लीकेशन है कि प्रो ड्रग हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो स्पेसिफिक टारगेट पे जाकर, स्पेसिफिक साइट पे जाकर डिलीवर हो। ये हम क्यों चाहते हैं, ये हम इसलिए चाहते हैं ताकि जो दूसरे ऑर्गन्स हैं ड्रग उनको जाकर डैमेज ना करे, उन पे जाकर किसी तरह का भी एक्शन ना दिखाए, वो सिर्फ अपने मतलब का काम करे और जाकर स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर हो, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं, ताकि टॉक्सिसिटी दूसरे ऑर्गन्स में कम हो। अगर हम ये चीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टम यूज़ करेंगे जिस सिस्टम को कहते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन पायरिडीनियम रिडॉक्स केमिकल डिलीवरी सिस्टम। ये सिस्टम स्पेसिफिकली ब्रेन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं, हम एक ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, अब ये वाली ड्रग जो है ना वो डायरेक्ट जाकर ब्रेन में चली जाए और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे ये किस तरह का भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाए, तो इसमें क्या होगा कि हम वो जो हमारी ड्रग है ना, हम उसके साथ डाईहाइड्रोपायरिडीन अटैच कर देंगे, डाईहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है। अब इसके नाम पे गौर करें, ठीक है। डाईहाइड्रोपायरिडीन पायरिडीनियम रिडॉक्स केमिकल डिलीवरी सिस्टम, यानी ये ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगी। अब हम क्या करेंगे, अपनी ड्रग के साथ डाईहाइड्रोपायरिडीन लगा देंगे। जो ड्रग जैसे ही हम एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर करने के बाद ड्रग जो है ना वो रिड्यूस होगी, यहाँ पे ड्रग की रिडक्शन होगी, रिड्यूस होकर डाईहाइड्रोपायरिडीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पायरिडीनियम में। अब ये पायरिडीनियम फॉर्म जो होगा हमारी ड्रग का, पायरिडीनियम फॉर्म जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो जाकर फिर आगे वो सीएनएस में पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो सीएनएस में पहुंचेगा वहाँ पर पायरिडीनियम की जो है ना अगेन ऑक्सीडेशन होगी और वो डाईहाइड्रोपायरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। शुरू में इसकी रिडक्शन हुई, ठीक है, ब्रेन में जाकर उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। रिडक्शन इसकी क्यों हुई, ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, उसके बाद वो पायरिडीनियम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो पायरिडीनियम फॉर्म जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करके जाकर ब्रेन में पहुंच गया, यहाँ वहाँ वो गया ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही वो ब्रेन में पहुंचा तो ब्रेन में अगेन उसकी ऑक्सीडेशन हुई और ये कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोपायरिडीन में। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन आ गया, ऑक्सीडेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई। अब डाईहाइड्रोपायरिडीन जो है वो जो हमारी पेरेंट ड्रग है उसके साथ हमने शुरू में कंबाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर डाईहाइड्रोपायरिडीन और हमारी जो पेरेंट
पेरेंट ड्रग है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे सीएनएस में, और पेरेंट ड्रग जो हमारी है, जो ड्रग है वो अपना एक्टिव ड्रग अपना एक्शन दिखाएगी, ठीक है, ब्लड ब्रेन में। तो ये था डाईहाइड्रोपाइरिडिन पाइरिडिनियम रिडॉक्स केमिकल डिलीवरी सिस्टम। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो आप वीडियो को फिर से बैक करके इसको सही से समझें ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोड्रग जो है ना वो साइट स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज़ कर सकती हैं। अब एक लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं प्रोड्रग का, कि ड्यूरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन का ड्यूरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो, वो अच्छा हो, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन का ड्यूरेशन अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली वही प्रोड्रग बना देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डायपिटोलुआइड। डायपिटोलुआइड जो ईस्टर ड्रग है वो ये एक प्रोड्रग है। ये किसकी प्रोड्रग है, ये प्रोड्रग है एन ब्यूटाइल नॉरएड्रेनालिन की। एन ब्यूटाइल नॉरएड्रेनालिन की ये प्रोड्रग है डायपिटोलुआइड ईस्टर। इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है देन एन ब्यूटाइल नॉरएड्रेनालिन से, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डायपिटोलुआइड ईस्टर जो है, इसका जो ईस्टर ग्रुप है ये सिर्फ लंग्स में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ इंजाइमेटिक एक्शंस की वजह से ईस्टर ग्रुप इसका जो है ना वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, और डायपिटोलुआइड का ईस्टर ग्रुप इससे हाइड्रोलाइज हो जाता है। फिर वो वहाँ पर जो है ना उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। देन एक्टिव ड्रग की कंसंट्रेशन लंग्स में इंक्रीज़ हो जाती है, और वो ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी जो है ना वो काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए दिखा रही होती है, ठीक है। प्रोड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड लंग्स टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है रादर देन प्लाज्मा और हार्ट, ठीक है। प्लाज्मा और हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, सिर्फ जो है ना वो लंग्स की तरफ ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है। लंग्स में जाकर उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और वहाँ लंग्स में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो लंग्स को में ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर प्रोड्रग के तीनों पार्ट्स कवर हो गए हैं। थैंक यू।